This is part 3 of Odisha TGT Science PCM solution of 7th March 2022. Let's discuss question number 71. If the focal length of eyepiece of telescope with magnifying power m is double, तो आपको बताने की मैग्नीफाइंग पावर अब कितनी हो जाएगी जब आई पीस की फोकल लेंथ को डबल किया जा रहा है। तो वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन देखो सबके फॉर्मूले जान लेते हैं। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला होता है 1+d/f मैग्निफिकेशन का। सिंपल केस के लिए जब इमेज इन्फिनिटी पे बने तो d/f हो जाता है। अगर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तब के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें दो लेंस होते हैं, एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट के पास रखा हो वो ऑब्जेक्टिव, जो आंखों के पास जिसके थ्रू हम देखते हैं वो आईपीस होगा। तो इसमें मैग्निफिकेशन होता है v/u0 या फिर 1+d/f या फिर m इक्वल टू माइनस लेंथ मतलब इन दोनों के बीच की सेपरेशन अपॉन में f0 1+d/f। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तब फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू माइनस l अपॉन में f0 इंटू में d/f। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछे जाए तो -l अपॉन में f0 d/f। तो यहाँ से हमें पता चलता है, माइक्रोस्कोप के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन इनवर्सली f0 पर डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली आई पीस की फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो टेलीस्कोप में फॉर्मूला होता है m इक्वल टू f0 अपॉन में f 1+f/d। अगर मान लीजिए नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो तब के केस में ये पोर्शन होगा इट विल बी यूनिटी एंड द मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू f0 अपॉन f। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन डायरेक्टली तो फोकल लेंथ पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिव की, और आई पीस की फोकल लेंथ पर इनवर्सली डिपेंड करेगा। वही जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइक्रोस्कोप में इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, टेलीस्कोप में भी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। फर्क आता है ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इनवर्सली होता है और टेलीस्कोप में डायरेक्टली। तो फिलहाल हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैग्निफिकेशन आई पीस की फोकल लेंथ पर इनवर्सली डिपेंड करता है, सो m विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो अगर आप देखो यहीं अगर आप फोकल लेंथ को डबल कर रहे हो तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है तो फोकल लेंथ डबल करोगे तो मैग्निफिकेशन हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज -4 डायोप्टर। तो आपको बताना है फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। ये होता है P इक्वल टू 1 अपॉन में f, लेकिन ये मीटर में। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 अपॉन में पावर, ठीक है। कब? जब फोकल लेंथ आपको मीटर में चाहिए। अगर फोकल लेंथ चाहिए आपको सेंटीमीटर में, तब के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन में पावर। ऐसे ही पावर इक्वल टू 1 अपॉन में 100 अपॉन में f, ये जब सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे फिलहाल। 100 अपॉन में पावर कितने -4, सो इट विल बी इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब होता है कॉन्केव लेंस, वो दिया भी हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्ट्रीम लाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर फ्लूइड विद। तो स्ट्रीम लाइन में क्या होता है कि जो फ्लो होता है कुछ इस तरह से होता है कि जो भी आगे का पार्टिकल होगा वो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो उससे पहले वाले पार्टिकल की थी। इसके अलावा जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसका रिनोल्ड्स नंबर बहुत कम होता है। रिनोल्ड्स नंबर क्या होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि टाइप ऑफ फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन है या फिर टर्बुलेंट है। आर का फॉर्मूला होता है ρ/v/d अपॉन में म्यू। रो है डेंसिटी, म्यू है विस्कोसिटी और डी है एक कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। फॉर स्ट्रीम लाइन रिनोल्ड्स नंबर बहुत कम होना चाहिए। तो ये कब कम होगा, जब डेंसिटी तो कम हो और विस्कोसिटी ज़्यादा हो, तभी रिनोल्ड्स नंबर कम हो सकता है, और स्ट्रीम लाइन के लिए कम ही होता है। तो डेंसिटी होनी चाहिए कम और विस्कोसिटी म्यू, वैसे किसी किसी बुक में ईटा से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी कम होनी चाहिए और विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। ये रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन। देखो सॉलिड होगा तो फ्रिक्शन आता, अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की, तो लिक्विड में वही चीज विस्कोसिटी कहलाती है जो फ्लो का अपोज करे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
टेम्परेचर और लेंथ किस तरह की क्वांटिटी है। पहले मैं आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझा देता हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है, अब आप एक गिलास में पानी लो, ठीक है, या फिर आप एक बोतल में पानी लो, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना ही हो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही रहेगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, तो ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं एक गिलास में पानी ले रहा हूँ और एक बड़ी बोतल में पानी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर वेट उसका ज्यादा हो जाएगा ना, तो वेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, मास, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। जबकि इंटेंसिव में उसकी प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी आएगी, जैसे फ्लेमिलिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से। तो फिलहाल हमारे पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, लेंथ एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि लेंथ अगर आप काटोगे तो चेंज हो जाएगी ना। जबकि टेम्परेचर अगर आप देखो तो अगर आप रूम में हो तो रूम में आप इस तरफ हो, इस तरफ हो, मान लेते हैं कोई एसी पंखा नहीं चल रहा, तो हर जगह का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और लेंथ एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिवली। ये मैंने आपको बता दिया क्या होती है इंटेंसिव और क्या होती है एक्सटेंसिव। 76. Which of the following of sound enables us to distinguish one sound from the another? अगर उसकी सेम पिच और सेम लाउडनेस है तो हम क्वालिटी के हिसाब से पता कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साउंड को। 77. The phenomena of rise and fall of intensity of sound that occurs when two interfering sound of nearly but not exactly equal frequency produces simultaneously. तो जैसे यहाँ पर बोला, इस वर्ड्स को आप ध्यान से सुनना, इंटरफेरिंग साउंड वेव ऑफ नियरली बट नॉट एग्जैक्टली, इसी चीज को ध्यान रखो। अब चलते हैं पहले यहाँ पर। तीन चीजें होती हैं जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करें। पहला इंटरफेरेंस ऑफ वेव हो सकता है, स्टेशनरी वेव बन सकती है और बीट्स प्रोड्यूस हो सकती है। इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो और सेम डायरेक्शन में वो चल रही है और इंटरफेयर कर जाए तो वो इंटरफेरेंस होता है। स्टेशनरी वेव तब होता है, ऊपर वाली कंडीशन सेम ही रहेगी, बस अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, एक इस तरफ जा रही है तो दूसरे इस तरफ आएगी तो स्टेशनरी वेव बन जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी सेम फ्रीक्वेंसी थी लेकिन सेम डायरेक्शन थी। अब थर्ड है बीट। बीट में क्या होता है, सेम स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होगा फ्रीक्वेंसी का, तो बीट बनती है। जब स्लाइटली डिफरेंस हो तो बीट बनती है। यहाँ पर भी कहीं बोला है इंटरफेरिंग साउंड वेव ऑफ नियरली बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल फ्रीक्वेंसी, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, आसपास है, तो ऐसे में प्रोड्यूस होते हैं बीट्स। तो देखो इसी से आप समझ सकते हो कि कब इंटरफेरेंस होगा, कब स्टेशनरी वेव बनेगी और कब बीट्स बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 78। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बीट का जो बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा न्यू से डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, वो होता है F2 माइनस F1। और अगर आप टाइम पीरियड फाइंड करोगे बीट का तो वो हो जाएगा 1 में F2 माइनस F1। अब 78, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ साउंड ऑफ टू वेव ऑलमोस्ट इक्वल। अब इसमें वही चीज आ रही, ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं तभी तो F1 और F2 अलग अलग हैं, एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। तो टाइम इंटरवल पूछा है, तो फिर से ये कंडीशन हो गई बीट की। बीट में दोनों फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अभी, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, T इक्वल टू 1/, आप इसको मोड भी लगा सकते हैं, F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर टाइम इंटरवल पूछ लेता। 79, बट व्हेन एन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स आर मूविंग, ये ऑब्जर्वर मान लेते हैं और ये सोर्स, तो अगर इस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, सेम होगी, डिक्रीज करेगी इन्फिनिटी। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट पर बेस। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास ऑब्जर्वर है और सोर्स है और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब मोशन भी हो रहा है और रिलेटिव भी होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब है या तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा हो और सोर्स रेस्ट पर है,
ठीक है, या फिर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स उसके पास जा रहा है, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इन तरह के केसेस में स्लाइटली मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हों और सेम स्पीड से जा रहे हो तो ऐसे में उनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं, उनके बीच में सेपरेशन ही नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा मैं आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ऊपर रखते हैं ऑब्जर्वर, अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। अब ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि कौन किसके पास जा रहा है, कौन किससे दूर जा रहा है। वो कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी कुछ वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी द सेम। विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी ये बताना है। तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गामा आर टी अपॉन में एम। गामा एक एडियाबेटिक कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मोलिकुलर मास है एम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली रूट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, या फिर टी की पावर 1/2 भी बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डायरेक्टली डिपेंड करेगी रूट ऑफ टेम्परेचर पर। तो ये हो गए हमारे सारे 10 क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 पार्ट मैंने बनाए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करके दे दूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड कीप स्टडीइंग।